हमारी एक्सपोर्ट स्टार्ट होने लगे, लेकिन हमारे साथ में हेल्प कौन करेगा? नेटवर्किंग क्या होगी हमारी? हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है? सीएचए हमें चाहिएगा, एक शिपिंग लाइन चाहिए, एक एयरलाइन चाहिए अगर एयर से भेजे तो, ट्रांसपोर्टर चाहिएगा। तो ये काफी सारी चीजें होती है जिससे हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है, और इस नेटवर्क के थ्रू ही हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या कौन कौन से पार्टनर होंगे बिजनेस के जो हमारी हेल्प करेंगे? कस्टम हाउस एजेंट होगा जो आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टर होगा, जो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? आपके गुड्स को आपकी फैक्ट्री से उठा के कस्टम पोर्ट तक ले जाएगा, क्योंकि आप तो ले जा नहीं सकते, राइट? तो ट्रांसपोर्टर इसमें हेल्प करेगा। इसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर्स होंगे जो आपके गुड्स को इंडिया से बाहर ले जाएंगे। इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करने के बाद जो होते हैं वो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, मतलब आपके गुड्स को इंडिया से बाहर ले जाते हैं। इसके अलावा शिपिंग लाइन और एयरलाइन होगी जिनकी मदद से गुड्स जाएंगे। तो ये सारे पार्टनर होते हैं जो इनकी हेल्प के बिना हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर बात करें, आपने न्यू कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा के भेज दिया इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। उसकी जो क्वालिटी है, उसकी वेराइटी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी वेराइटी, उसकी डिजाइन, उसका ब्रांड, उसके फीचर, उसकी पैकेजिंग इतना इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर ये चीजें उसमें नहीं है बेटर क्वालिटी में तो होगा क्या? आपका प्रोडक्ट गया, रिजेक्ट होकर डब्बे में डाल दिया, वहां पे आपका सैंपल अप्रूव नहीं होगा। तो जब भी हम कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजें हमें देखनी है कि इसकी वेराइटी क्या है, क्वालिटी कैसी है, डिजाइन कैसा है, ब्रांड कैसा है, ठीक है, और इसके फीचर्स कैसे हैं, ठीक है, और इसकी पैकिंग कैसी, जब पैकिंग हो जाता है तो वो दिखता कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने से पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आगे की बात करें तो आपका उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग सिलेक्ट करनी है आपको, ठीक है? जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले प्राइसिंग करने से पहले हमें उस गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? वो तो हमें पता पड़ जाएगी कि हम किसी से सप्लायर से ले रहे हैं या हम बना रहे हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट होगी। उसके ऊपर फिर उसकी पैकिंग चार्जेस क्या है, फिर आपको फैक्ट्री से कस्टम तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना लगा, इसके बाद उसके बाद आपका एग्जामिनेशन का कितना खर्चा लगा, सीएचए एजेंट ने कितने रुपए लिए, ठीक है? उसके बाद इंडियन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपके गुड्स वहाँ आईसीटी से जब गवर्नमेंट ने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया तो वहां से लेके ट्रेन के थ्रू गए तो वो खर्चा कितना लगा, तो ये पूरी कॉस्टिंग निकालते हैं। उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल मार्केट में वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉस में बेचोगे। तो ये चीजें हमें बहुत ही ध्यान देना है इस चीज पे कि प्राइस क्या रखना है, डिस्काउंट क्या देना है, पेमेंट पीरियड क्या है और क्रेडिट टर्म क्या है, ठीक है? जिसको भी आप बेच रहे हो तो उसका पेमेंट टर्म क्या है और क्रेडिट कितना दे रहे हो। ऐसा ऐसा नहीं कि हम यहाँ से माल बेचते जा रहे हैं और वो बोला भाई हम 3 महीने में पैसे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आप पैसे लगाते जा रहे हो, उधर से पैसे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है उसको देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें, आपने कोई प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस लानी है लोगों के बीच में। तो क्या करोगे, लोगों को कम्युनिकेट करोगे वाया मीडिया, क्या होगा, टीवी के थ्रू कर लो, ठीक है, न्यूज पेपर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और भी कई तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कई तरीका है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें हम, ठीक है, एडवर्टाइजिंग की बात होगी, पर्सनल सेलिंग की बात होगी, आप कितना सेल कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट को। इसके अलावा सेल प्रमोशन कैसे कर रहे हो, पब्लिक रिलेशंस क्या है। आपने अपना प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन तो इस प्रोडक्ट का फीडबैक अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपका प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई खाने की चीज बनाई, ठीक है, खाने की चीज अगर बना दी आपने, लेकिन उसकी क्वालिटी और टेस्ट अच्छा नहीं है तो वो चलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर अपनी फीडबैक के लिए हम अपना उसमें
ईमेल आईडी लिख देंगे कि भाई आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, यू कैन कमेंट्स ऑन द ईमेल आईडी सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर प्रोडक्ट, राइट। तो ये भी आपका प्रोसीजर है कि आपके अपने प्रोडक्ट को इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हो। अब बात आती है चैनल्स की, कवरेज और लोकेशंस और इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक। तो जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, लोकल डोमेस्टिक मार्केट में भेज रहे हो तो ये सारी चीजें हमें प्रोडक्ट को बनाने से पहले डिसीजन में लेनी है। सो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको कोई अगर क्वेश्चन इस पे पूछना तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन आपका? भावना लाइट का लागत नहीं। यस, पूछिए कुछ क्वेश्चन आपका किस जो आप मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें कुछ आपको पूछना तो पूछ सकते हो। तो अब हम थोड़ी सी फ्रेट फॉरवर्डिंग और देख लेते हैं, क्योंकि फिर आप सेशन को एंड करेंगे। तो पेमेंट टर्म की अगर बात करें तो होता क्या है, जैसे हम किसी गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है, या तो हम उसकी पेमेंट एडवांस लें। अगर डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो क्या होता क्या है, सेलिंग कर रहे हो आप तो या तो पैसे उसको साथ साथ ले रहे हो, या पहले ले रहे हो, या फिर बाद में ले रहे हो, ये होती है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, आपकी जो पेमेंट टर्म होती है डिसाइड होती है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसके द्वारा कुछ इनको टर्म डिसाइड की गई है, तो जो इनको टर्म्स है उनके अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस कर सकते हो, अपने मन से नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो टर्म इन्होंने डिसाइड किए, FOB, CIF, DDP, ठीक है, इनको आपको चूज करना है और इनके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। पेमेंट टर्म की बात करें तो पेमेंट टर्म में भी ऐसा ही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेमेंट टर्म डिसाइड की है उन्हीं के बेस पे होगा। फॉर एग्जांपल, आपका पेमेंट आपने एडवांस ले लो, या फिर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट ले लो, या फिर आप एक्सेप्टेंस कर लो कि भाई हम इतने दिनों में देंगे आपकी शिपमेंट लगने के बाद, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है। यस, जो इतना एक्सप्लेन किया मैंने, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर एक्चुअली इस अभी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके रिलेटेड नहीं है। आपका एक वीडियो था सर, RFS बिल के रिगार्डिंग, RFS BL के रिगार्डिंग। ओके। सर मैं दुबई में एक्चुअली बायर है, और मैं ECGC का कवर लेके भेजने वाला हूँ, लेकिन मुंद्रा पोर्ट से। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स बैंक थ्रू रूट करना है तो शिपमेंट तो 5 दिन में जा रहा है। मैं हूँ पुणे में, और मुंद्रा से मुझ तक 2 दिन लगेगा डॉक्यूमेंट्स आने में, पुणे में। और फिर मैं यहाँ से बैंक में दूंगा। बैंक में वो बोल रहे कि एक या 2 दिन लेंगे प्रोसेस करने में, और उसके बाद 2 दिन कुरियर जाने में। तो ये कैसे फिजिबल होगा सर? इसके मतलब लिए डॉक्यूमेंट। हाँ सर, हाँ सर। के लिए तो ये तो आपको पहले डिसाइड करना था कि आपकी शिपमेंट है, तो आप नॉर्मल बिल ऑफ lading ले सकते हैं, सीवे बिल। तो सीवे बिल में क्या प्रोसीजर रहता है कि उसकी बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए वो डिलीवरी ले सकता है सॉफ्ट कॉपी से। तो ये आप टर्म पहले डिसाइड कर सकते थे कि हमें बिल ऑफ lading लेना है सीवे बिल। आप शिपिंग लाइन जो आपने आपका एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, हाँ सर, हाँ सर। तो उस टाइम जब कंटेनर आप सर ये, लेकिन ये रेगुलर बेस पे रहेगा ना? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बैंक थ्रू रूट करना है डॉक्यूमेंट्स, जैसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट पे का साइन इशू है। करेगा तभी उसको हाँ, पेमेंट का इशू है ना, पेमेंट आपको लेनी है ना। हाँ मतलब अगर, हाँ मतलब अगर बाद में मतलब मैं डायरेक्ट उसको डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ तो ECGC क्लेम नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, प्रॉब्लम आएगी। डायरेक्ट बैंक के थ्रू ही करो, क्योंकि हाँ, वो डॉक्यूमेंट लेके शिपमेंट तो छुड़ा देगा, ठीक है, लेकिन पेमेंट हाँ, करे हाँ, ना करे इसका वो नहीं है। राइट। और DA टर्म है सर, 30 डेज का DA टर्म है।
30 डेज का यूसेंस पीरियड है। ओके ओके। हाँ हाँ। तो ये बेटर है तो कि इसमें सर जो नजदीक कंट्री है जिसमें 4 या 5 दिन का ट्रांजिट टाइम है, तो उसमें ये बैठ नहीं रहा है सर। मतलब ये जो आरबीआई के गाइडलाइंस है जिसमें आपको बैंक थ्रू ही रूट करना है डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें बिल्कुल ये तो इसमें कैसे तो किया जाए सर? और मेरा प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल है सर, व्हीट फ्लोर है। मीट, अच्छा व्हीट वीट, फ्लोर, व्हीट फ्लोर, ओके ओके, मैदा मैदा है। राइट राइट राइट। तो तो नो, इसमें सर, पोर्ट पे लग गई शिपमेंट? हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पोर्ट में मतलब नहीं, रेगुलर के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि अगर मेरा डिलीवरी 5 दिन में पहुंच जाता है और हाँ अगर बैंक थ्रू में 1-2 दिन लेट जाता है, तो हाँ, उसमें बाद में डेमरेज लगेगा ना सर? मतलब ये मैं बोल रहा बिल्कुल हूँ, डेमरेज लगेगा अगर वहाँ थोड़ा पे। लेट हो जाए हाँ डेमरेज लगेगा, यही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सर कैसे पॉसिबल है? मतलब अगर ट्रांजिट टाइम ज्यादा है, 10 दिन का है, 12 दिन का है, तो ठीक है वो चल सकता है कि बैंक थ्रू रूट करा सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे कर सकते हैं? इसमें तो और सर ये दूसरा चीज, आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग ले रहे हो ना आप? हाँ सर, आरएफएस अगर ले लेता हूं मैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन मैंने बिल्कुल पूछा सर कि आपका वीडियो देखने के बाद, तो ये जो सीएचए है उनको आइडिया ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो दुबई में शिपिंग लाइन है उनको पूछना पड़ेगा, उनको आइडिया नहीं है सर ये चीज के बारे में। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरएफएस बीएल पे शायद प्रॉब्लम आ जाएगी, छूट नहीं पाएगा, ऑन बोर्ड बीएल ही लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो कंसाइनी है वो अगर एग्री है, ठीक है, तो आप अपना अच्छा। इशू करवा लो